वक्त देख पा रहे हैं, शायद मीटिंग अब खत्म होने वाली है। जो जानकारी आ रही है उसमें बाहर निकल के फोटो ऐप होगा और उसके बाद हालांकि ये खबर आई है कि ये आप देखिए मीटिंग खत्म हो चुकी है और बाहर मीडिया की मौजूदगी है। नवाज शरीफ मीटिंग के ठीक बाद निकले बाहर और इशारों में उन्होंने किया। सरताज अजीज़ उनके पीछे चल रहे हैं, फॉरेन सेक्रेटरी पाकिस्तान के, वो भी मौजूद हैं। 5 शख्स थे इस डेलीगेशन में जो पाकिस्तान की तरफ से शरीक हुए थे। भारत की तरफ से भी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावे विदेश मंत्रालय के तमाम विदेश सचिव भी मौजूद थे इस बैठक में। और ये जानकारी आई है कि 2:20 पे शायद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है जहां पे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ठहरे हैं। होटल है मानसिंह होटल, वहाँ पर ताज मानसिंह होटल, वहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। मीडिया वहाँ पर भी मौजूद है, लेकिन अभी तक उसकी आखिरी जानकारी नहीं आई है कि क्या वाकई ये तस्वीर आप बार बार देख रहे हैं, जो तस्वीर लगातार निकल रहे हैं, जिसमें बैठक के बाद नवाज शरीफ निकले और सिर्फ हाथ से इशारा किया और उसके बाद वो चले गए। शुरुआत दौर में जिस समय भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा और पाकिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज लगा हुआ था, उसके सामने फोटो हुआ था, गर्मजोशी से हाथ मिलाया गया था और फिर तकरीबन ये मुलाकात जो है तकरीबन 40 मिनट की मुलाकात रही है। 40 मिनट की मुलाकात हुई जिस समय वो पहुंचे थे, उस समय से लेकर अभी तक 40 मिनट की मुलाकात बातचीत हुई है। 35 मिनट निर्धारित था, 40 मिनट तक का वक्त लगा है। सुबह 9:30 बजे से ही सार्क देशों के तमाम प्रमुखों के साथ बैठक का सिलसिला चल रहा था, लेकिन सबकी नज़रें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ बैठक को लेकर थी कि दरअसल इस बैठक में क्या वो बर्फ़ जमी हुई है, क्या जो स्थितियां इस रूप में भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में खटास के तौर पर है। तो ऐसे में भारत में अगर सत्ता परिवर्तन हुआ और बेहद ताकत के साथ नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और प्रधानमंत्री बने हैं और एक लिहाज से कहा जाए किसी दबाव में वो नहीं है, दबाव मुक्त है। राजनीतिक तौर पर भारत की संसदीय राजनीति में गठबंधन की राजनीति का दबाव जरूर रहा है, लेकिन इस वक्त बिल्कुल इन सब से मुक्त और 30 बरस में पहला ऐसा मौका आया जिस वक्त ये कहा गया कि अब नरेंद्र मोदी अपने तौर पर जो निर्णय लें, जिस रूप में लें, और उसी के लिहाज से विदेश नीति भी तय होगी। तो भारत की विदेश नीति पाकिस्तान सेंट्रिक काफ़ी रही है और उसमें ख़ासतौर से टेररिज्म और आतंकवाद का मसला बार बार इस विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, चैप्टर रहा है। सवाल सिर्फ इतना था कि इस आतंकवाद को लेकर बीते 10 बरस से मनमोहन सिंह सरकार जो कुछ भी करती रही, इसके विरोध में बहुत खुले तौर पर पार्लियामेंट और बाहर में चुनाव के वक्त भी बीजेपी और खुद नरेंद्र मोदी ने बेहद बड़ा तीखा निशाना साधा था पार्लियामेंट के भीतर भी। तो इसलिए ये सवाल था कि आज की बातचीत आने वाले रोड मैप को किस रूप में तैयार करती है और उस रोड मैप के ज़रिए क्या संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत, एक नए आगाज की स्थिति आ सकती है। क्योंकि इस बात को लेकर सवाल उलझे हुए थे कि पाकिस्तान की तरफ से जब टेररिज्म का सवाल आता है तो क्या उसमें खामोशी बरती जाती है, दूसरी तरफ कश्मीर का मसला निकल कर आ जाता है, तीसरी तरफ इन सब संबंधों के बीच अक्सर चर्चाएं तो होती हैं और वो सारी बाजार व्यापार इन सब के मद्देनज़र होती है, लेकिन जो मूल प्रश्न है उस मूल प्रश्न के केंद्र में आकर बातचीत उस दिशा में अक्सर नहीं जा पाती है। बातचीत का सिलसिला शुरू होता है, फिर कोई एक नई परिस्थिति आ जाती है और ये बार बार माना गया कि दरअसल सत्ता के केंद्र कई हो सकते हैं। शायद इसलिए ना जानकारी करगिल के समय चुनी हुई सरकार को रही जिसका जिक्र निकल कर आया, ना ये जानकारी बालकृष्ण। बैठक खत्म हुई, कुछ जानकारी मिली, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है? देखिए, बैठक के बाद एक तो भारतीय जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है भारत सरकार की, उसकी तरफ से 3 बजे का औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है जिसमें इस बात का ब्यौरा दिया जाएगा कि जो दोनों नेताओं की मुलाकात हुई करीब 30 मिनट तक, उसमें क्या निकला, उसमें क्या बातचीत हुई। दूसरी तरफ औपचारिक किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की तरफ से नहीं रखी गई है, लेकिन ये उम्मीद की गई है, हमें बताया गया है कि नवाज शरीफ जब होटल से निकलेंगे उससे जाने से पहले वो मीडिया से हो सकता है बातचीत करें या पाकिस्तान की तरफ से कोई और बातचीत हो। तो हमें उम्मीद थोड़ी देर में इस बात का ज्यादा पता चल पाएगा कि दोनों नेताओं की तरफ से जो बातचीत हुई उसमें क्या निकला। एक लिहाज से ये आखिरी कार्यक्रम था आज नवाज शरीफ जी का, तो इसके बाद तो उन्हें तुरंत पाकिस्तान के लिए रवानगी होनी है जैसा आप बता रहे हैं। तो अगर मीडिया से कोई बातचीत होगी तो अगले आधे घंटे में हम उम्मीद कर सकते हैं।
जी नहीं, यहाँ से जाने से पहले नवाज शरीफ हैं, वो नवाज शरीफ वो अटल बिहारी जाने से पहले वो राष्ट्रपति से भी मिलेंगे और उसके बाद वो होटल जाएंगे और उसके बाद वो करीब उनका यहाँ से भारत से लौटने का कार्यक्रम 5 बजे का है, करीब 4:30 बजे के आसपास वो निकलेंगे। तो हो सकता है कि थोड़ी देर में हम लोगों की उनसे बातचीत हो पाए। तो अभी इसका औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं हुआ, ये सिर्फ सोर्सेस के माध्यम से आ रहा है कि वो मीडिया से बात कर सकते हैं। जी हाँ, औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जो पाकिस्तान उच्चायुक्त के दफ्तर से जो कुछ ऑफिसर से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हो सकता है निकलने से पहले बातचीत हो। और जाने से पहले नवाज शरीफ ने यह भी इच्छा जाहिर की है कि नेपाल के प्रधानमंत्री जो इस वक्त भारत में हैं, उनसे भी वो मिलना चाहेंगे। तो नेपाल के प्रधानमंत्री से भी उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। इस बीच में किसी भी समय हमारी उनसे बातचीत हो सकती है। और भारत की तरफ से तय हो गया है कि MEA की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? जी, भारत की तरफ से औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 3 बजे की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात के बारे में विस्तार से बताया जाएगा कि किन मुद्दों पर चर्चा हुई, कौन से मुद्दे हैं जो पाकिस्तान की तरफ से रखे गए, कौन से मुद्दे हैं जो भारत की तरफ से रखे गए, और इस बहुत ही सुर्खी में जो थी मुलाकात, उससे क्या कुछ नतीजा निकला, क्या कुछ आगे की राह निकली, इसके बारे में हमें डिटेल में थोड़ी देर में पता चल पाएगा। चलिए, जैसे ही जानकारी मिले हम आपसे बातचीत करेंगे। और हम दर्शकों को बता दें, हमने खास तौर से व्यवस्था की है कि पाकिस्तान में इसको लेकर किस तरीके की चर्चा है और ख़ास तौर से इस मुलाकात को किस रूप में देखा जा रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान के तौर पर इस वक्त मौजूद हैं, उसमें बीजेपी के नेता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयनारायण व्यास जी पार्थसारथी हमारे साथ पहले से है, पूर्व डिप्लोमेट हैं, और साथ ही वेद प्रताप वैदिक जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम सीधे पाकिस्तान में हमारे साथ आयशा इस वक्त मौजूद हैं। आयशा, हमारी आवाज़ आप तक आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। आशा, हम सिलसिला शुरू करें। ये बता दें कि ये तकरीबन 40 मिनट की मुलाकात थी जो खत्म हो गई है। तो हम एक चीज़ तो चाहेंगे कि आपके साथ जो लोग बैठे हुए हैं, जो वहाँ पर मेहमान हैं, उनसे आप परिचय करा दें, और ख़ास तौर से शुरुआत वहीं से अगर आप करें कि वहाँ पर इस मुलाकात को किस रूप में देखा जा रहा है। ख़ास तौर से अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कोई नेता हो, जो नवाज शरीफ की पार्टी है, उनके नेता कोई हो, तो अगर क्या प्रतिक्रिया वहाँ पर है इस बैठक को लेकर, तब हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आशा, देश से सीधा यहाँ पर मौजूद हैं उज़मा बुखारी साहिबा, जो मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है। इसके साथ साथ सीनियर तज्जियाकार सुहेल वड़ाइच साहब मौजूद हैं स्टूडियो में, और इसके साथ कामरान शफी साहब मौजूद हैं। हम उनसे डिफेंस से मुतालिक भी बात करेंगे, उनका भी तज्जिया लेंगे इस पूरी मुलाकात और पूरी सूरत हाल पर। आखिर भारत में इसको किस तरह से देखा जा रहा है, और इसके साथ साथ यहाँ पर सूरत हाल क्या है। वाजपेयी साहब, आपकी तरफ वापस चलेंगे। जी यकीनन। हम एक सवाल, पार्थसारथी, ये सवाल हर किसी के जहन में है कि इस मुलाकात 40 मिनट की ये मुलाकात हुई है और कमोवेश ये माना जा रहा है कि अब मीडिया से बातचीत होगी, इसका मतलब क्या निकाला जाए? देखिए, आपने देखा होगा कि दूसरे देशों के साथ जो बातचीत हुई वो उस पर कोई मीडिया बयान तो हुआ नहीं। ज़रूर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कुछ समय के बाद कहेंगे कि क्या क्या हुआ, कौन सी विषयों पर बात हुई, लेकिन यहाँ एक औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। तो मेरे ख्याल में बेहतर रहेगा कि इंतज़ार करें, क्योंकि ज़रूर शरीफ साहब यहाँ आए हैं, वो हमारे आदरणीय मेहमान रहे हैं, तो उनका तो स्वागत तो हुआ ही है। क्या बातचीत हुई, उसका नतीजा क्या निकला, मैं समझता हूँ कि उनके कुछ प्राथमिक चिंताएँ हैं, हमारे भी कुछ प्राथमिक चिंताएँ हैं। मैं फ़िलहाल उस पर स्पेकुलेट करना मुश्किल है, क्योंकि ये राजाध्यक्ष के स्तर पर एक मीटिंग हुआ है, तो जल्दबाजी में कुछ कहना क्या हुआ क्या नहीं हुआ ना, लेकिन ये कह सकते हैं कि जिस तरह से शरीफ साहब यहाँ आए, मैं उम्मीद रखता हूँ कि दोनों देशों का प्रयास यही रहेगा कि संबंध बेहतर हो। हमारे साथ देखिए दोनों पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी हैं, और व्यास साहब, क्या राय मानी जाए कि ये सिर्फ शपथ ग्रहण समारोह था और उसी के मद्देनजर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से ये मुलाकात बरती? ये जो चिंताओं का जिक्र अभी नहीं कर रहे हैं पार्थसारथी साहब, उस दिशा में जरूर बात हुई होगी। देखिए, मूलतः हम अगर इसे देखें तो सार्क के जो पूरे 7 देशों से उनके जो अध्यक्ष हैं या प्रधानमंत्री हैं, उनको निमंत्रित किया गया था, और ये वो सब जिस तरह से हमारे मेहमान बने, उसी तरह की ये एक मुलाकात थी, मैं मानता हूँ। व्यास साहब, आप एक चीज़ भूल रहे हैं। अहमद करजाई साहब 20 मिनट मुलाकात, यासिन अब्दुल्ला साहब मालदीव के 15 मिनट मुलाकात, महिंदा राजपक्षे साहब 25 मिनट मुलाकात,
शेरिंग तोप के भूटान के 15 मिनट मुलाकात, नवीन राम गुलाम 20 मिनट मुलाकात, सुशील कोइराला 20 मिनट मुलाकात, नवाज शरीफ साहब 40 मिनट मुलाकात और प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली। आप सार्क देशों के साथ इनको खड़ा करके आप चीजों को किस पटल पे देखना चाहते हैं? देखिए, एक चीज हमें ये भी देखनी होगी कि ये जो देशों की हम बात कर रहे हैं उसमें हमारा ये पड़ोसी देश है, बड़ा देश है, हमारे कुछ समस्याएं इनके साथ रही है, उनकी कुछ चिंताएं हमारे साथ रही हैं। तो ये 40 मिनट की मुलाकात को लेकर मैं कोई ये अंकगणित नहीं लगाऊंगा कि ये इतने मिनट चली और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी मीडिया से बात करने वाले हैं। करजई से लेकर सुशील कोइराला तक किसी ने इस बात का जिक्र नहीं किया कि वो मीडिया से बात करेंगे। गुज़िश्ता रोज पुरजोश मुसाफे से शुरू होने वाला तारुफ आज 45 मिनट से जायद की मुलाकात पर अपने इख्तिताम को पहुंचा है। इस मुलाकात से क्या कुछ निकलेगा? जिस कदर उम्मीदें लगाई हुई हैं, मीडिया में जितनी गुफ्तगू हो रही है, क्या वाकई ये मुलाकात किसी मुस्बत चीज़ की जानिब हमें लेकर जाएगी? इस पर हम बात करेंगे। भारत से अभी हमारे साथ वहाँ से एक पैनल मौजूद है, प्रसन्न वाजपेयी साहब हैं, उनके साथ मेहमान मौजूद हैं। उससे पहले कि उनकी जानिब जाएँ, यहाँ पर आपको भी तारुफ कराना चाहूँगी। मेरे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं, उस्मा बुखारी साहब हैं, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा, सुहेल वड़ाई साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे राय लेंगे। इसके साथ साथ कामरान शफी साहब सीनियर तज्जियाकार, आपसे भी जानेंगे कि इस पूरे मामले को तज्जियाकार, सहाफ़ी, सियासतदान सब किस तरह से देख रहे हैं। क्या इस मुलाकात से कुछ निकलेगा? क्या मुस्बत पैगाम गया है? क्योंकि दोनों ममालिक में नई क़यादत सामने आई और नई क़यादत के दरमियान ये पहला राब्ता है। प्रसून जी, आप कहिएगा, आपके साथ पैनलिस्ट कौन कौन है? हमारे साथ पैनलिस्ट में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के नुमाइंदे हैं। जयनारायण व्यास साहब बीजेपी से आते हैं, कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह हैं। हमारे साथ पूर्व डिप्लोमेट भी मौजूद हैं, जी पार्थसारथी साहब भी मौजूद हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब भी हमारे साथ हैं, डिफेंस एनालिस्ट के तौर पर। और इस पूरी राजनीतिक गहमा गहमी के बीच लंबे संबंध रखने वाले वेद प्रताप वैदिक जी भी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। हम शुरुआत जीडी बख्शी साहब, सेना सीमा पर मौजूद होती है। बख्शी साहब, इस मुलाकात को किस रूप में सेना भारत की देख रही होगी? लेकिन भारत की सेना नहीं, सेना के जरिए जो सियासत लगातार दोनों देशों के भीतर होती रही है लाइन ऑफ कंट्रोल को लेकर, क्या कोई जिक्र इस बैठक में हुआ होगा? बख्शी साहब। देखिए साहब, जैसे मैंने पहले कहा, दुनिया उम्मीद पे जीती है। अंदर क्या हुआ अभी हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, जो प्रेस रिलीज किया जाएगा उसके जरिए हमें पता चलेगा कि क्या बातचीत, क्या गुफ्तगू हुई है, उससे हम अपने अपने अंदाज लगाएंगे। लेकिन जहां तक सेना का सवाल है, हम केवल अपने जो तैनात हैं सैनिक वहां पे, वो अपनी दर्जे हरारत अपने सामने की देखते हैं। और आने वाले दिनों में क्या होगा, क्या इसका अच्छा असर होता है तो बहुत अच्छा। और जैसे कि अफसोसनाक पहले वारदात हुई है, वाजपेयी जी लाहौर गए थे और उसके बाद कारगिल का युद्ध छिड़ गया, क्या ऐसा होता है तो वो पुरानी दास्तान हो जाएगी, घिसा पिटा रिकॉर्ड हो जाएगा। तो अभी हम उम्मीद कर रहे हैं, उम्मीद पे जीते हैं और हम देखेंगे कि आगे होता है क्या। आयशा, किस रूप में देखा जा रहा है पाकिस्तान में? क्योंकि यहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ है, नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ी ताकत मिली है जनता के जरिए, और ये ताकत कोई भी निर्णय पर पहुंच सकती है। किस रूप में वहां देखा जा रहा है? प्रसून जी, इस पे बात करेंगे। सुहेल वड़ाई साहब, किस तरह हमारे यहाँ देखा जा रहा है कि वाकई वहां पर अगर बहुत बड़ी ताकत दी गई मोदी को, तो यहाँ पर भी नवाज शरीफ साहब को गुज़िश्ता साल सादा अक्सरियत हासिल हुई है। यहाँ पे आवाम क्या चाहते हैं? क्या किस तरह का पैगाम गया है आज की मुलाकात से? देखिए, मियाँ नवाज शरीफ जो है तीसरी बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने हैं। बड़े ज़ीरक, तजर्बाकार और शायद सार्क ममालिक में इस वक्त सबसे सीनियर सियासतदान हैं तजर्बा के हवाले से। दूसरी बात यह है कि ये जो दौरा भारत है, इसके कुछ मुस्बत पहलू हैं, कुछ मनफी पहलू हैं। मुस्बत पहलू तो यह है कि अगर पाकिस्तान फ़र्ज़ कीजिए इस दावत को कबूल ना करता तो सार्क के सारे सरबराह वहाँ मौजूद होते और पाकिस्तान ना जाता तो एक तरह की तन्हाई, एक तरह की आइसोलेशन होती। इसलिए हाँ, इसलिए ये जाना अच्छा था, गुडविल मिशन था, खैर सगाली का पैगाम देना ज़रूरी था। और दूसरी बात यह है कि सारे जो हमसाया ममालिक हैं उनमें पाकिस्तान और भारत के दरमियान ही ज़्यादातर जंगें हुई हैं और जंगों का बहुत, हम 4 जंगें लड़ चुके। अब कोई दूसरा रास्ता ज़रूर देखना चाहिए। लेकिन ये जो मौजूदा दौरा है इसके कुछ दूसरे पहलू भी हैं। एक तो यह है कि ये बहुत हंगामी दौरा है, एजेंडे की तैयारी नहीं है।
और शायद बहुत जो गंभीर मसाइल हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान, शायद उन पे बात ना हो सकी हो। तो जो खैर सगाली का जज्बा पैदा हुआ है, अगर ये आगे ना चला तो उसके भी फिर मनफी असरात होंगे। और दूसरा, ये जो गर्मजोशी अब टीवी पे नज़र आती है, लोगों ने उम्मीदें लगा ली हैं। अब अगर ये उम्मीदें सिर्फ आज के दिन के लिए होंगी तो ये कोई अच्छा पैगाम नहीं। तवक्को ये करनी चाहिए कि आज की ये जो पर्सनल मीटिंग है, खैर सगाली की मीटिंग है, इसके नतायज जो हैं वो बहुत अच्छे निकलेंगे। कोई स्ट्रेटजी तय होगी कि आइंदा भी कोई कंपोजिट डायलॉग होगा, और वो जो मसाइल पाकिस्तान और भारत के दरमियान जिनकी वजह से जंगें होती हैं, जिनकी वजह से तनाज़ात हैं, कर रहे हैं, तो कामरान शफी साहब दिफाई तज्ज़ियाकार यहाँ मौजूद हैं। ये कहिएगा कि जब हम ये स्ट्रेटजी की बात करते हैं, फिर हमारे इतने सारे मुतनाज़ इशूज़ हैं कि हम एक कदम आगे नहीं ले सकते उनके बगैर। किस कदर अहम है इस पूरी सियासी सूरत हाल को देखा जाए दोनों मुल्कों के, फिर खित्ते के तमाम ममालिक की भी नजरें होंगी, क्योंकि बॉर्डर इशूज़ सब ममालिक के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, कशीदगियाँ भी हैं। ये दोनों ममालिक क्या पैगाम दे सकते हैं, ये मुलाकात क्या पैगाम दे सकती है पूरे खित्ते को? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब भी पाकिस्तान और इंडिया के लीडरान जो हैं, उनको जो भी मौका मिले उन्हें मिलना चाहिए, चाहे वो आधे दिन की मुलाकात क्यों ना हो। ये बहुत ज़रूरी है। वो टॉक जिसे कहते हैं, मिलें, आप हाथ मिलाएं, एक दूसरे को गले लगाएं। इसी के साथ आगे आपकी जो कॉन्फ्रेंस आपस में वो होती है, वो अभी कोई कह रहा था कि जी वो एक जो मीटिंग थी, एक जब वज़ीर आज़म साहब पिछली दफ़ा वज़ीर आज़म थे, तो वो वाजपेयी साहब के साथ, तो वो ऐसे वो डेडलॉक हो गया कि जब डेलीगेशन को फिर दोनों प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप चले जाएं, और जब वाजपेयी साहब और नवाज शरीफ साहब अकेले हुए रहे तो उन्होंने सॉर्ट आउट कर ली बात जो भी थी। या आपस में जो बात करनी है लीडरों की, बहुत ज़रूरी होता है, जो कि एजेंडा भी होना चाहिए डेफिनेटली, लेकिन पर्सनल कांटेक्ट से बड़ी कोई और चीज़ नहीं है। और ये बहुत अच्छी बात है, जैसे सोहेल साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ गए हैं। बहुत सारे लोग किसी खदशात जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, उन्होंने बहादुरी का कदम लिया है, और मेरे तो ख्याल में बड़ी अच्छी बात है। अभी मोदी साहब को भी फौरन नहीं तो इस साल के अंदर, मैं तो कहूँगा उनको भी यहाँ विजिट करना चाहिए। उनको पहले नवाज शरीफ साहब इनवाइट कर बैठे हैं। ठीक है आयशा, एक सवाल हमको लगता है हिंदुस्तान के लोग भी जानना चाहते हैं, कामरान साहब शफी साहब से जरा पूछिए कि मनमोहन सिंह रिजिम और मोदी रिजिम में वो कोई अंतर देख रहे हैं, कोई फर्क देख रहे हैं? जी कामरान साहब। जी मोदी जी, मेरी तो ये इसका जवाब होगा कि मोदी साहब की जो हुकूमत है, वो बहुत, उनकी जो स्ट्रेंथ है पार्लियामेंट में, अकेले वो अभी उनका कोई किसी के साथ उनका कोई कोलिशन की बात नहीं है। माशाल्लाह से यहाँ भी वही बात है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी अपनी ताकत के साथ बैठे हुए हैं इन द नेशनल असेंबली। फिर सबसे बड़ा जो सूबा है पंजाब, उसमें उन्हीं की पार्टी की हुकूमत है, तो वो एक मजबूत वज़ीर आज़म हैं। और मेरा ख्याल है जो मोदी साहब और ये कर सकते हैं, नवाज शरीफ साहब, वो कोई भी नहीं कर सकता था पहले। प्रसून जी, सोहेल साहब यहाँ मौजूद हैं, वो भी इस पर बात करना चाहते हैं। आयशा, देखें, राइट विंग पार्टीज दोनों जगह पे बरसर इक़्तिदार हैं, और ये बहुत कम हुआ है, क्योंकि सेकुलर पार्टी या एक लेफ्ट विंग पार्टी जो है, उसके लिए ये फैसला करना बड़ा मुश्किल है पाक भारत तल्लुकात को बेहतर बनाना। और जब जब राइट विंगर, चाहे वो मोरारजी देसाई थे, वाजपेयी थे या मोदी साहब थे, पाकिस्तान और भारत के तल्लुकात में बेहतरी आई है। बज़ाहिर ऐसे लगता था कि तल्लुकात ख़राब होंगे, तो ये भी एक फ़र्क जो है वो नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा प्रसून जी, आपकी जानिब आएंगे। अगर आप ब्रेक लेना चाहें या अपने मेहमानों से आगे पूछना चाहें कि यही सवाल अगर हम आपकी जानिब रखें कि वहां पर क्या समझा जा रहा है कि मोदी साहब की हुकूमत वाजपेयी साहब के किए गए इक़दाम को आगे लेके चलेगी, या जिस तरह मनमोहन सिंह को मुश्किल वक्त दिया गया, मुश्किलात खड़ी तो नहीं करेगी? हम लगातार पाकिस्तान के स्टूडियो लाहौर से भी जुड़े हुए हैं, जियो न्यूज़ हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और पाकिस्तान के तमाम विश्लेषक जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल लिस्ट हैं, वो सब हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ यहाँ पर भी मौजूद है, इंडिया में भी। पारसारथी साहब, हम बात इसलिए आपसे शुरू कर रहे हैं क्योंकि ये आप वहाँ पर रहे हैं और आप उस पीरियड में थे जिस समय वहाँ पर मुशर्रफ साहब ने सत्ता हासिल की थी और नवाज शरीफ को बेदखल कर दिया गया था। अब उस समय वहाँ पर मौजूद थे। क्या इस वक्त नवाज शरीफ उस ताकत के साथ पाकिस्तान में मौजूद है जिस ताकत के साथ नरेंद्र मोदी इंडिया में? देखिए, सबसे पहले एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ कि कामरान शफी साहब यहाँ मौजूद हैं। जी, वो जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लिखते हैं, मैं बड़े गौर से पढ़ता हूँ जी, तो बड़ी खुशी की बात है। बात यह है कि मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ,
उन्होंने थैंक यू कहा आपको। हाँ, ये जो शरीफ साहब हैं वो खुद चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि रिश्ते बेहतर बने, लेकिन 2 बार वो वज़ीर आज़म या प्रधानमंत्री रह चुके हैं, दोनों बार वो फौज से हटा दिए गए थे। 1993 में जनरल वहीद कक्कर ने उनको हटाया, 1999 में जनरल मुशर्रफ ने उनको हटाया। अब भी जियो टीवी में ये दिखाया जा रहा है, जियो टीवी के मसले पर जो तहरीक-ए-तालिबान के साथ बातचीत के उन्होंने शुरू किया था उसके बारे में, फिर सऊदी अरब के साथ संबंध के बारे में, फौज के साथ इनके गहरे मतभेद हैं, डिफरेंसेस हैं। अब मैं समझता हूँ कि बड़े नेक इरादे से आए हैं यहाँ, शरीफ साहब खुद अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन बाहरी एक देश होते हुए हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर इक्वेशंस क्या है। बहुत उन्होंने हौसला दिखाया, बहुत साहस दिखाया यहाँ आने के लिए। इस कामरान साहब से पूछ लें इक्वेशन क्या है? लेकिन नहीं, जैसे कि मैं कह रहा हूँ, हम अगर बाहर की तरफ जो भी इन चीज़ों पर कोई फैसला लेता है बड़े सोच समझ कर लेते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बात समझ कर या इक्वेशन देखकर नहीं, ये इक्वेशंस तो इम्पोर्टेंट है। इक्वेशन इम्पोर्टेंट है, तो वो इक्वेशन क्या है पाकिस्तान में? आशा जरा पूछिए कामरान साहब से, इक्वेशन पे उनकी सहमति है या नहीं है? कामरान साहब कहिएगा। आपको जो समझ आ गई। देखिए, ये भी ना भूलिएगा कि नवाज शरीफ साहब ने जो इलेक्शन लड़ा था उसमें एक सेंट्रल प्लैंक ये भी था कि इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतर करूँगा। तो अगर इतने लाखों लोगों ने उनको पार्टी को वोट दिया है, जब वो उन मैनिफेस्टो का उनका एक हिस्सा ये है कि जो नेबर्स हैं उनके साथ मेरे ताल्लुकात ठीक हों, तो फिर ये जो शक आपको हैं ये क्यों है? इससे बेहतर तो इससे ये है कि इंडिया ये सोचे कि इनके जाने से जो अच्छी फ़िज़ा पैदा हुई है उसे हम बढ़ाएं, ना कि हम जो हमारे अंदरूनी मामलात हैं उस पर हम बातें करें। और हमें इंडिया कुछ ना कुछ वापस दे, इन द सेंस कि जैसे मैंने कहा मोदी साहब यहाँ आएँ, जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं वो कुछ ना कुछ सॉल्व हो जाएं, जो लो हैंगिंग फ्रूट है वो हम कर लें। अगर MFN स्टेटस है, वो NDA में जिसे अभी कहते हैं, अगर वो है तो हम उसको वापस आके देखेंगे हमारे वज़ीर आज़म, आई एम श्योर। तो ये सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो फिर तलखियाँ कम होंगी। प्रसून जी, इस पे हमारे पास मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उस्मा बुखारी भी मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं कि आप लोगों के जो इतने खदशात हैं भारत से जाहिर किए जा रहे हैं, फिर वही ताकत के महवर और मरकज़ की बात की जाती है कि फैसले कहाँ होंगे, किस तरह से ताल्लुकात। नून लीग, अभी जैसे कामरान साहब ने भी बात की कि उन्होंने तो वोट भी इस पे लिया, क्या इस वक्त स्टेटस क्या है हुकूमत का? जी देखिए, मैं समझती हूँ कि कामरान साहब ने बहुत सारी बातें जो मैं कहना चाह रही थी उन्होंने कह दी, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने अपनी इलेक्शन से पहले जितनी भी उनकी तकारीर हैं वो देख लीजिए। इवन इंडिया के इलेक्शन से पहले भी उन्होंने ये कहा कि हम जो अपने हमसाया ममालिक हैं उन सब के साथ ताल्लुकात अच्छे करना चाहते हैं, और ये एक हिस्ट्री रही है PMLN की। और अब भी जब PM साहब तशरीफ़ लेके गए हैं तो तमाम अक्सरियती जमातें जो हैं जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं उनकी सपोर्ट हासिल है इस पूरे टूर को, और सबने सपोर्ट किया है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को ज़रूर जाना चाहिए और एक अच्छा विजिट है। और ये यानी बहुत मैं समझती हूँ कि जमहूरियत की अगर आप बात करते हैं तो जमहूरियत का सेंस ये है कि जब आपको लोग वोट करते हैं, और लोगों ने तीसरी दफ़ा नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया है और इस सारे मैनिफेस्टो के साथ प्राइम मिनिस्टर बनाया है, उनको ये मैंडेट दिया है कि वो जो है वो इसके ऊपर वोट दिया, तो इख्तियार भी दे दिया गया है। ताकत का मरकज़ जो है जमहूरियत में वो पार्लियामेंट होती है, और मैं कैटेगोरिकली कह रही हूँ कि तमाम इदारों के साथ मुकम्मल हामनी है हमारी। और ये यानी वहाँ बैठ के कहना कि ये है वो है ताकत का मंबा, जैसे हर जमहूरियत में पार्लियामेंट होती है, वही है, पूरी ताकत के साथ वहाँ पे हैं। बिल्कुल रास्ते आगे निकालने, और रास्ते किस तरह निकाले जा सकते हैं दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात के जरिए।